वेलकम बैक टू द चैनल माय स्पेशल एजुकेटर्स। तो फाइनली आज हम पहुंच चुके हैं अपनी यूनिट 5 ऑफ दिस पेपर, जिसका नाम है क्लासरूम मैनेजमेंट। तो आइए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को। शुरुआत में हमारे पास है 5.1 टॉपिक, जिसका नाम है स्टिमुलेटिंग लर्निंग एनवायरनमेंट। एक ऐसा एनवायरनमेंट जो बच्चे को एक्टिव बना दे फिज़िकली एंड इमोशनली। तो देखते हैं ये किस तरीके का इन्वायरमेंट होता है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किस तरीके की डिमांड होती है ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए। अ स्टिमुलेटिंग लर्निंग एनवायरनमेंट एक्टिवली इंगेजेस द स्टूडेंट्स इस इन्वायरमेंट में एक्टिवली इंगेज होते हैं, उनकी जो कैपेसिटी है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हैं, अपनी क्षमता से जितनी चीज़ें वो सीख सकते हैं उतनी सीखने की कोशिश करते हैं और उसे रिटेन भी रखते हैं अपने माइंड में। इसके अंदर हमें चाहिए होता है कि बच्चे सीखें बैलेंसिंग बोथ टेंजिबल फिजिकल स्ट्रक्चर्स एज वेल एज साइकोलॉजिकल सेफ्टी। इसके अंदर एज अ टीचर हमें इंश्योर करना होता है कि बच्चे को हम फिज़िकल जो ऑब्जेक्ट्स है, कंक्रीट एक्सपीरियंसेस हैं, वो भी इनफ दें और साथ ही उनकी जो साइकोलॉजिकल सेफ्टी है उसका भी ध्यान रखें। अगर हम बात करते हैं फ़िज़िकल एनवायरनमेंट की, तो जो फिज़िकल क्लासरूम है वो सर्व करता है एज द थर्ड टीचर। फिजिकल क्लासरूम कैसे सर्व करता है? एक थर्ड टीचर की तरह सर्व करता है। अगर एक क्लासरूम वेल मैनेज्ड है उसका फिजिकल इन्वायरमेंट, तो उससे जो बिहेवियर में आने वाली डिस्टर्बेंसेस होती हैं बच्चे के, वो रिड्यूस होती हैं और जो टाइम हम लर्निंग पर स्पेंड करते हैं वो मैक्सिमाइज हो जाता है। तो फिजिकल इन्वायरमेंट में क्या होना चाहिए जो एक टीचर इंश्योर करे? फर्स्ट इज जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। सिटिंग कॉन्फ़िगरेशन शुड मैच द इंस्ट्रक्शनल गोल। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर पोम रिसाइट करवा रहे हैं तो हमें बच्चों को सेमी सर्कल में बिठाना चाहिए। कोई हम ग्रुप एक्टिविटी करा रहे हैं तो हम बच्चों को सर्कल्स में बिठा सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि हम किस तरीके का इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम फ्लेक्सिबल सिटिंग कर सकते हैं। उसके बाद रूम में प्रॉपर लाइटिंग और वेंटिलेशन होना चाहिए। विजुअल बैलेंस्ड डिस्प्लेज। विजुअल डिस्प्ले शुड बी कल्चरली इंक्लूसिव। जो भी क्लास में डिस्प्लेड है वो कल्चरली इंक्लूसिव होना चाहिए, मतलब कोई बाइसनेस ना शो करे और उसके अंदर जेंडर इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए। स्टूडेंट्स वर्क रादर देन कमर्शियल प्रिंट आउट्स। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि क्लासरूम में हम वो चीज़ें डिस्प्ले करें जो बच्चों द्वारा क्रिएट की गई हैं। क्लटर्ड नहीं होनी चाहिए वॉल्स की, अननेसेसरी चीज़ें हमने उस पर लगा रखी है, बट ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो बच्चों की सेंसेस को स्टिमुलेट करें कि वो एक्टिव हो जाएं। उसके बाद हम बात करते हैं इमोशनल एनवायरनमेंट की। जो इमोशनल एनवायरनमेंट है वो डिटरमाइन करता है कि क्या स्टूडेंट क्लास में पढ़ने के लिए सिक्योर फील करता है या नहीं, एकेडमिक रिस्क का टेंशन तो नहीं है उसे, और वो बिना फियर के क्वेश्चंस पुटअप करता है और उसे डर भी नहीं है फेल होने का, मतलब वो फ्री माइंडसेट से क्लास में लर्न करने के लिए आता है। ये एक इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट होता है अगर हम अच्छा इमोशनल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हमें इंश्योर करनी होती है बच्चे की साइकोलॉजिकल सेफ्टी, कि वो क्लास में जब एंटर करता है तो वो साइकोलॉजिकली सेफ फील करे। हमें एक ऐसा क्लासरूम इस्टेब्लिश करना है जहाँ पर मिस्टेक्स को भी एक्सेप्ट किया जाए, कि ये भी लर्निंग का एक माइलस्टोन होते हैं जब बच्चे मिस्टेक्स करते हैं। प्रिडिक्टेबिलिटी एंड स्ट्रक्चर। क्लियर डेली रूटीन्स हमें बच्चों को सेट करके देनी चाहिए और जो भी उनसे एक्सपेक्टेशंस हैं डेली की जो उन्हें फुलफ़िल करनी है उन्हें भी क्लैरिटी के साथ डिस्प्ले कर देना चाहिए, ताकि बच्चों के अंदर एंग्जाइटी ना हो। उन्हें प्री प्लान पता हो कि क्या आज का टास्क रहेगा, क्या उन्हें आज परफॉर्म करना होगा। उसके बाद हम आता है हमारा टॉपिक 5.2, जो कि है कॉमन बिहेवियर प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन। बच्चों में देखी जाने वाली कॉमन क्या बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं? बिहेवियर इन्फ्रैक्शंस इन अ क्लासरूम डिस्टर्ब इंस्ट्रक्शन डिलीवरी। इससे क्लासरूम की इंस्ट्रक्शन की डिलीवरी के अंदर रुकावट आ सकती है। जो सोशल इंटरेक्शंस हैं वो पुअर हो सकते हैं एंड ऑफन सर्व एज अ सिम्टम ऑफ अंडर एड्रेस्ड एकेडमिक और सेंसरी स्ट्रगल्स। और बहुत बारी जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती हैं ये एक साइन होती है कि बच्चों की जो एकेडमिक नीड्स हैं उन पर टीचर ध्यान नहीं दे रहा है। पहली कैटेगरी आती है डिसरप्टिव एंड एक्सटर्नलाइजिंग बिहेवियर की। ये क्या है? एक बिहेवियर ट्रेट है। तो इसके अंदर बच्चे शो करते हैं हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी। एग्जाम्पल, ADHD वाले बच्चे जो होते हैं वो एक काम पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, ना ही वो एक सीट पर टिक कर बैठ पाते हैं। वो क्लास में हर टाइम इधर से उधर घूमते रहते हैं। उसके बाद आता है वर्बल और फिजिकल एग्रेशन। बच्चे आपस में एक दूसरे को टॉन्ट करते हैं, बुली करते हैं, एक दूसरे पर ऑब्जेक्ट्स को थ्रो करते हैं और इनिशिएटिंग फिजिकल ऑल्टरकेशंस विद द पेयर। एक दूसरे से फिजिकल ऑल्टरकेशंस मतलब अच्छे से बातचीत भी नहीं करते,
ये सारी प्रॉब्लम्स उन्हें एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं करते, एक दूसरे पर गुस्सा दिखाते हैं, फिजिकली रूड होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है डेफिसिट एंड इंटरनलाइजिंग बिहेवियर्स की। इसके अंदर हम देखते हैं बच्चा क्लास में चुप चुप रहता है, जो ग्रुप डिस्कशंस हैं या क्लासरूम में एक्टिविटीज़ है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, म्यूटिज़म रहता है, मतलब 95% ऑफ द टाइम क्लासरूम के अंदर वो बच्चा चुप रहता है, ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता क्लासरूम एक्टिविटीज़ के अंदर, डिस्कशंस के अंदर। तो ये एक बिहेवियर डेफिसिट है जो देखने को मिलता है। उसके बाद डे ड्रीमिंग एंड इनअटेंशन। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा क्लास में फिजिकली तो प्रेजेंट होता है बट मेंटली एब्सेंट होता है, अटेंटिव नहीं रह पाता। अ पैसिव लैप्स इन फोकस वेयर द चाइल्ड अपीयर्स कंप्लाइंट बट इज डिसएंगेज फ्रॉम इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी। जो क्लास में इंस्ट्रक्शंस डिलीवर हो रहे हैं उससे बच्चा बिल्कुल दूर है और वो उसमें एंगेज ही नहीं हो पा रहा। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक 5.3 फंक्शनल एनालिसिस ऑफ बिहेवियर, जिसे हम बोलते हैं FAB। यहाँ पर हम बिहेवियर का फंक्शनल एनालिसिस करते हैं। ये एक एम्फेरिकल प्रोसेस है, मतलब जो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है, जिसे हम यूज़ करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या अंडरलाइंग पर्पज़ है या फंक्शन है एक स्टूडेंट के प्रॉब्लम बिहेवियर के पीछे। इट ऑपरेट्स ऑन द कोर एक्सिम दैट ऑल बिहेवियर्स आर पर्पसफुल एंड लर्न। और ये जो फंक्शनल एनालिसिस हम करते हैं ये इस एजम्पशन पर करते हैं कि जो भी बिहेवियर बच्चा डिस्प्ले कर रहा है उसका कोई ना कोई पर्पस है या उसने वो कहीं से सीखा है या फिर उसका कुछ ना कुछ रीज़न है, इसलिए हम उसका एनालिसिस करते हैं। तो इसके एनालिसिस करने का एक मॉडल है दैट इज़ ABC मॉडल ऑफ बिहेवियर। अब ABC मॉडल ऑफ बिहेवियर बहुत ही आसान है समझना। A फॉर एंटेसिडेंट, B फॉर बिहेवियर एंड C फॉर कॉन्सिक्वेंस। A फॉर एंटेसिडेंट का मतलब है कि वो क्या ट्रिगर था या क्या इन्वायरमेंटल कंडीशन थी जिसकी वजह से वो बिहेवियर आया बच्चे के अंदर। फिर बिहेवियर क्या होता है, जो भी हमने उसके बिहेवियर में ऑब्जर्व करा, मेजरेबल प्रॉब्लम एक्शन परफॉर्म बाय द स्टूडेंट, जो भी ट्रिगर था उसका एज अ रिजल्ट बच्चे ने क्या बिहेवियर करा, क्या एक्शन लिया। उसके बाद आता है कॉन्सिक्वेंस, द इवेंट और इन्वायरमेंटल रिएक्शन दैट फॉलोज इमीडिएटली आफ्टर द बिहेवियर। और जैसे ही बच्चे ने वो बिहेवियर परफॉर्म करा तो उसके बाद क्या इन्वायरमेंटल रिएक्शन उसे देखने को मिला, इसे बोलते हैं। एग्जाम्पल, द टीचर हैंड्स आउट अ कॉम्प्लेक्स मैथ्स वर्कशीट। टीचर ने बच्चे को एक कॉम्प्लेक्स मैथ्स की वर्कशीट दे दी जो उसे पहले ही डरा रही है कि भाई ये तो बहुत मुश्किल है। ये हो गया हमारा एंटेसिडेंट, इसने बिहेवियर को ट्रिगर करा। बिहेवियर क्या था, स्टूडेंट ने क्या करा, टीयर्स अप द वर्कशीट्स एंड शाउट। बच्चे ने क्या करा, वर्कशीट को फाड़ दिया और चिल्लाने लग गया। अब कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, द स्टूडेंट इज सेंट आउट ऑफ द क्लासरूम टू द ऑफिस। प्रिंसिपल ऑफिस भेज दिया उसे क्लासरूम से निकाल के। तो ये था हमारा ABC मॉडल ऑफ बिहेवियर, जहाँ पर हमने देखा कि स्टूडेंट ने एक बिहेवियर करा तो उसका एंटीसीडेंट क्या था, किस चीज़ ने उसे ट्रिगर करा ऐसा करने के लिए, और जब उसने उस बिहेवियर को परफॉर्म करा तो उसके बाद उसके साथ क्या एक्शन लिया गया। तो दिस इज ABC मॉडल। 4 प्राइमरी फंक्शंस ऑफ बिहेवियर होते हैं। सबसे पहला होता है एस्केप या अवॉइडेंस, जहाँ पर हम ये कोशिश करते हैं कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जो हमारे हित में नहीं है, कोई ऐसा काम हमें दे दिया है जो हम नहीं चाहते थे करना, तो हम उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं, उस सोशल सिचुएशन से या उस एकेडमिक डिमांड से। फिर आता है अटेंशन सीकिंग, जब हम ऐसा बिहेवियर करते हैं जिससे जितने भी हमारे आसपास वाले इंडिविजुअल्स हैं वो हमें पहचाने, सोशली रिकॉग्नाइज करें और हमें अटेंशन दें हमारे एक्शंस को, मे बी पीयर्स या फिर हमारे टीचर्स। उसके बाद अगला बिहेवियर आता है एक्सेस टू टैंजिबल्स, बिहेविंग इन अ सर्टेन वे टू सिक्योर अ फिजिकल आइटम और प्रिविलेज। हम इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं क्योंकि हमें कोई चीज़ पानी है, कोई प्रिविलेज लेना है, कोई फिजिकल मटीरियलिस्टिक चीज़ पानी है। टैंजिबल्स का मतलब जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं। सेंसरी या ऑटोमेटिक रीइंफोर्समेंट क्या होती है, द बिहेवियर इटसेल्फ फील्स फिजिकली सेटिस्फाइंग और रिलीव्स इंटरनल डिस्कम्फर्ट। कभी कभी हम इस तरीके का बिहेवियर करते हैं जो हमें फिजिकली सेटिस्फाई करता है या जो हमारे अंदर उथल पुथल चल रही है उसे शांत करता है। तो ये थे 4 टाइप्स ऑफ बिहेवियर, प्राइमरी फंक्शंस ऑफ बिहेवियर बेसिकली। अब हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ 5.4 बिहेवियरल मैनेजमेंट टेक्निक्स, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल। अब हम बिहेवियर को मैनेज करने की टेक्निक्स देखेंगे 2 पर्सपेक्टिव से, कॉग्निटिव और बिहेवियरल। सबसे पहले आता है बिहेवियरल टेक्निक्स जो कि एक्सटर्नल होती हैं। सबसे पहले पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, अगर हम बच्चे को प्रोवाइड करेंगे immediately desirable reward following an appropriate behavior to increase its recurrence। बच्चे ने एक फेवरेबल बिहेवियर करा और उसके बाद हमने उसे रिवॉर्ड करा तो वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट खिलाएगा और वो उस बिहेवियर को मेंटेन रखेगा। डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्सिंग एन अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव बिहेवियर
while withholding reinforcement for the problem behavior। तो डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट क्या होता है, जहाँ पर ये एक बिहेवियरल स्ट्रैटेजी है बेसिकली, जहाँ पर हम रिवॉर्ड करते हैं डिज़ायरेबल बिहेवियर के लिए और हम इग्नोर करते हैं अनवांटेड बिहेवियर्स को। तो बच्चा अपने आप समझ जाता है कि क्या डिफरेंस था दोनों में, कौन सा डिज़ायरेबल था कौन सा नहीं था। उसके बाद आता है टोकन इकोनॉमी, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर स्टूडेंट्स को टोकन दिए जाते हैं अगर वो पॉजिटिव बिहेवियर, जो टारगेट पॉजिटिव बिहेवियर है वो शो करते हैं, और अगर उनके पास इनफ टोकन्स हो जाते हैं तो उसके बदले उन्हें कोई ना कोई एडवांटेज, कोई ना कोई प्रिविलेज दिया जाता है जो उनके लिए बेनिफिशियल रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चे अच्छा बिहेवियर कर रहे हैं और एक बच्चे ने 5 टाइम्स अच्छा बिहेवियर करा, उसे 5 टोकन्स मिल गए, तो वो उन 5 टोकन्स के बदले टीचर से कोई भी एक स्टेशनरी का प्रोडक्ट ले सकता है। तो ये उसके लिए क्या हो गया, कॉन्क्रीट प्रिविलेज हो गया, और उसने टोकन्स इकट्ठे करे, तो ये हो गया टोकन इकोनॉमी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टेक्निक पर, जो कि है कॉग्निटिव टेक्निक्स, मतलब इंटरनल मेंटल रीस्ट्रक्चरिंग जब हम करते हैं। सबसे पहले आता है कॉग्निटिव सेल्फ इंस्ट्रक्शन, जहाँ पर हम बच्चों को बताते हैं कि वो यूटिलाइज करें इंटरनल सेल्फ टॉक टू गाइड देमसेल्व्स थ्रू टास्क और इमोशनल ट्रिगर्स। कॉग्निटिव सेल्फ इंस्ट्रक्शन का मतलब है जब भी हमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है बिहेवियर को डायरेक्ट करने में, तो हम बच्चों को बताते हैं कि आप सेल्फ टॉक करो, खुद को शांत करो, ऐसे बोलो खुद को कि स्टॉप, थिंक व्हाट इज़ माई प्लान राइट नाउ, कि रुको, थोड़ी देर सोचो कि अब आपका अगला कदम क्या होगा। तो ऐसे सेल्फ टॉक करने से हम बिहेवियर को रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। उसके बाद आता है एंगर मैनेजमेंट, जहाँ पर हम बच्चों को सिखाते हैं कि वो कैसे रिकॉग्नाइज करें अर्ली इंटरनल साइकोलॉजिकल वार्निंग साइन ऑफ एंगर एंड डिप्लॉइंग डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स और कोपिंग स्क्रिप्ट्स, जहाँ पर हम बच्चों को एंगर को मैनेज करना सिखाते हैं। ये सिखाते हैं कि कैसे वो टाइम रहते पता लगा सकते हैं कि उन्हें एंगर इश्यूज़ हो रहे हैं, और उसके लिए वो डीप ब्रीदिंग जैसी एक्सरसाइज या अदर कोपिंग मैकेनिज्म्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे हमारे बिहेवियर को मैनेज करने के लिए बिहेवियरल टेक्निक्स और कॉग्निटिव टेक्निक्स। बिहेवियरल टेक्निक्स में पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट और टोकन इकोनॉमी था। जो कॉग्निटिव टेक्निक्स थी उसके अंदर कॉग्निटिव सेल्फ इंस्ट्रक्शन था और एंगर मैनेजमेंट था। तो ये थी हमारी 5.4 टॉपिक की एक्सप्लेनेशन। अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक 5.5 पर, जिसका नाम है मॉडिफाइंग बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। अब जो बच्चे जिनके लिए स्पेशल नीड्स होती हैं जिनकी अपनी, उनका बिहेवियर हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाइंग बिहेवियर विद इन इंक्लूसिव एंड स्पेशल क्लासरूम रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड टेलरिंग। इसके लिए हमें बहुत ही स्पेशलाइज्ड तरीके से एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है, जिनके अंदर हम न्यूरोलॉजिकल, फिजिकल और सेंसरी डाइवर्सिटीज़ को भी ध्यान में रखते हैं। सबसे पहले आता है एंटीसीडेंट मॉडिफिकेशंस या प्रोएक्टिव इंटरवेंशन। इसके अंदर क्या होता है, चेंजिंग एनवायरमेंटल ट्रिगर्स बिफोर अ बिहेवियर हैपन। फॉर एग्जाम्पल, प्रोवाइडिंग विजुअल शेड्यूल्स फॉर ऑटिस्टिक स्टूडेंट्स टू ईज ट्रांजिशन एंग्जाइटी और प्रोवाइडिंग नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स टू अवॉइड सेंसरी ओवरलोड। इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि हमें ये पता है कि बच्चे का ये बिहेवियर हो सकता है, अगर हमने ये चीज़ चेंज करी या अगर क्लासरूम में ये एक बिहेवियर हो गया तो बच्चा इस तरीके से रिएक्ट करेगा। तो हमने पहले ही उस चीज़ को प्रिवेंट कर लिया कि बच्चा, ताकि बाद में चल के कोई टेंट्रम या कोई मेल्टडाउन शो ना करे। इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग आफ्टर अ चाइल्ड एक्ट्स आउट, यू प्रोएक्टिवली एडजस्ट द एनवायरनमेंट और द टास्क टू सेट देम अप फॉर सक्सेस। इससे पहले कि बच्चा बुरी तरीके से रिएक्ट करे उसके एनवायरनमेंट में चेंज देखकर, हम पहले ही एनवायरनमेंट को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देते हैं इन केस ऑफ एंटीसीडेंट मॉडिफिकेशन। फिर उसके बाद आता है फंक्शनल कम्युनिकेशन ट्रेनिंग, जिसे हम बोलते हैं FCT। जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स होते हैं उन्हें हम एज एन ऑल्टरनेटिव फंक्शनल कम्युनिकेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं उनके डिसरप्टिव बिहेवियर को रिप्लेस करने के लिए। For example, if a non-verbal child throws a tantrum to escape a task, functional communication training teaches them to point to a break card instead. मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर एक नॉन वर्बल चाइल्ड है, उसे कोई काम नहीं करना, तो उसके लिए वो टैंट्रम्स कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, तो जो फंक्शनल कम्युनिकेशन ट्रेनिंग है वो उसे क्या सिखाएगी कि तुम एक ब्रेक कार्ड जो है, जो कि फटीग से बचने के लिए होते हैं ब्रेक्स छोटे छोटे टाइम के, तुम उसका यूज़ करो, हमें वो दिखा दो पॉइंट आउट करके उसकी तरफ कि
मुझे अब थोड़ा टाइम चाहिए बिकॉज़ मैं ये टास्क नहीं कर सकता, मुझे ये टास्क नहीं करना। तो ये क्या है, एक तरीके से फंक्शनल कम्युनिकेशन ट्रेनिंग दे दी हमने। तो इसमें बेसिकली क्या करते हैं, हम एक ऐसा टीचिंग मेथड यूज़ करते हैं जो कि बच्चे के जो चैलेंजिंग बिहेवियर है जैसे स्क्रीमिंग, हिटिंग, शोइंग टैंट्रम्स, उसको हम पॉजिटिवली डील करते हैं और इजी वे ऑफ कम्युनिकेशन सिखाते हैं। इसमें इंस्टेड ऑफ पुशिंग द बैड बिहेवियर, या फिर हम बच्चे को बैड बिहेवियर के लिए डांट रहे हैं, पनिश कर रहे हैं, उसकी बजाय हम बच्चे को ऑल्टरनेटिव तरीके बताते हैं कि वो कैसे उसकी जो नीड है उस टाइम उसे कम्युनिकेट कर सकता है टीचर तक। उसके बाद आते हैं सेंसरी रेगुलेटेड स्पेसेस यानी कूल डाउन कॉर्नर्स। हम डिज़ाइन कर सकते हैं एक सॉफ्ट डिमली लिट एरिया जहाँ पर बच्चे काम महसूस कर सकते हैं। उन्हें ऐसे सेंसरी इनपुट्स दिए जाए जो उनके पीस ऑफ माइंड को रिस्टोर कर दें, जहाँ पर वो इमोशनल रेगुलेटेड रहें और खुद को सेल्फ रेगुलेट कर सकें विदाउट एनी शेम। इसे बोलते हैं सेंसरी रेगुलेटेड स्पेसेस का प्रेजेंट होना। यहाँ पर हमने देखे क्या क्या तरीके थे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए। 5.5 में हमने ये टॉपिक देखा था। उसके पहले हमने 5.4 में देखा था बिहेवियर को मैनेज करने की 2 तरीके की टेक्निक्स। उससे पहले हमने पढ़ा था ABC मॉडल ऑफ बिहेवियर, जहाँ पर हम फंक्शनल एनालिसिस कर रहे थे। उससे पहले हमने पढ़ा कॉमन बिहेवियर प्रॉब्लम्स जो बच्चों में देखने को मिलती है और कैसे हम एक स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट, लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमारा जो भी एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट था इस पेपर के लिए वो फिनिश होता है। होपफुली आपने ये सीरीज़ एक कॉन्टीन्यूअस तरीके से देखी होंगी। यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 को अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा एंड ये कंप्लीट करने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी 2 से 3 बार रिवीजन करने की ज़रूरत है एंड आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा डेफिनेटली, अगर आपने पॉइंट्स को ध्यान से सुना है, समझा है। तो अगर क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी मोल्ड हो गया आता है तो यू कैन आंसर इट वेरी वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल हेयर। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम्स की भी वीडियोस मिल सके। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, एक्सप्लेनेशन समझ आ रही है तो आप एक कमेंट भी लिख कर छोड़ सकते हैं। इट विल मोटिवेट मी टू मेक मोर वीडियोज़ आने वाले पेपर्स के लिए। एंड दिस इज़ ऑल आई वॉन्ट टू से। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।